वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए आज हम लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर का वीडियो नंबर 3। अपन आज डिस्कस करेंगे ये जो सेमीकंडक्टर है। मोस्टली अपन लोगों ने पिछले पार्ट में रेक्टिफायर्स देख लिया था जो कि पीएन जंक्शन का एक एप्लीकेशन था और इम्पोर्टेंट था। आज हम इसमें ट्रांजिस्टर्स के बारे में देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो चलिए बातें करते हैं। यहाँ पर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर सिंबल, उसके एक्शन किस तरीके से होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर में एनपीएन और पीएनपी। ठीक है, एम्पलीफायर हो गया उसका, है ना, वेरियस किस तरीके से गेन होता है ना, एम्पलीफायर्स एनपीएन पीएनपी, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस की, है ना, और इसमें किस तरीके से गेन होने वाला है ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में। जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये हमें साफ साफ क्लियर है। ये जो ट्रांजिस्टर है उसमें हम अभी तक हमने देखा था कि जो डायोड था उसमें हमने दो सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए हुए थे, है ना, जैसे पी और एन। अब इसमें हम तीन यूज़ करेंगे, पी, दो पी टाइप तो एक एन टाइप, दो एन टाइप तो एक पी टाइप। उसमें जो होगा जैसे एन पी एन ट्रांजिस्टर किसको बोलेंगे, एन पी एन ट्रांजिस्टर किसको बोलेंगे, जिसमें पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको सैंडविच कर दिया जाएगा दो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बीच में। सिमिलरली पी एन पी कैसे बोलेंगे, जिसमें एन टाइप को दो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल के लिए देखिए, ये जो पी टाइप है इसको मैं दो एन टाइप से सैंडविच कर दे रहा हूँ, तो ये किस तरीके का बन गया, एन पी एन। ओके, ये मैंने एन लिया, अब इसको सैंडविच कर दिया दो पी टाइप से, तो ये कैसा बन गया, पी एन पी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एमिटर रीजन। यहाँ पर एमिटर रीजन में सबसे ज़्यादा हम बात करें तो डोपिंग होती है। ठीक है, ये है बेस रीजन और इसे हम बोलते हैं कलेक्टर रीजन, है ना। सबसे ज़्यादा जो डोपिंग होता है एमिटर, सबसे कम जो डोपिंग होता है बेस, फिर होता है कलेक्टर। यही एक रीज़न है। ये सिंबल उसका देख लीजिए, एमिटर बेस कलेक्टर, ये है एन पी एन। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम पी टू एन, और हमेशा उसको ड्रॉ करेंगे हम एमीटर वाले में। अदरवाइज कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा कि कलेक्टर भी सेम रहता है, उसमें भी आप बना देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि 95% ऑफ टोटल करंट जो रहता है, जो भी चार्जेस होंगे दैट विल बी पासिंग टू द कलेक्टर एंड 5% विल रिमेन इन अ बेस एमीटर जो 100% होगा। तो ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब उसका पीएनपी किस तरीके से वर्क करता है आइए समझते हैं। यहाँ पर हमने एनपी एन ट्रांजिस्टर ले लिया है, हम अब उसको बायसिंग करने वाले हैं। देखिए, ये है एमीटर, ये है बेस और ये है कलेक्टर। तो ये जो एमीटर और बेस, इसे हम बोलते हैं इनपुट साइड, और ये जो है इसे हम और भी कहते हैं आउटपुट साइड। यहाँ पर वी ई बी एमीटर बेस, दिस इज वी सी बी। ठीक है, कलेक्टर बेस। तो वही प्रोसेस शुरू हो गया, करंट फ्लो होना, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यहाँ से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो गया। पिछले नोटेशन से मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका था कि एन में जो यहाँ पर पर्पल कलर से जो मैंने यूज़ किया है, वो यहाँ पर जो एन है जिसमें पर्पल कलर से जो यूज़ किया है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, पी जो है, और जो प्लस है वो है इमोबाइल आयन है, जो माइनस दिख रहा है वो इमोबाइल आयन है। ठीक है, तो करंट फ्लो होना शुरू कर देगा। ठीक, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो बेसिक इसका सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो जैसा मैंने आपको डिस्कस करा है और बताया हुआ है कि जो मोस्ट ऑफ द करंट जो पास होगा, जो बेस में जाता है उसे बेस करंट, जो कलेक्टर में जाता है उसे कलेक्टर करंट, जो एमीटर से जाता है उसे हम एमीटर करंट कहते हैं, और मोस्टली 5% जो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ करंट दैट विल पास थ्रू द बेस रीजन। ठीक है, इसलिए हम उसे क्या लिखते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, अब पी एन पी में देखते हैं। अब पी एन पी में क्या सिचुएशन होगा, अब होल्स यहाँ पर ट्रांसफ़र होने वाले हैं। ठीक है, होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। जैसा ही हम इसके एक्शन को लगाते हैं, हमने फॉर दोनों रीजन को हमने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए रिकॉम्बिनेशन हो गया जितना पॉसिबल होना था। अब जो होल था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। इसमें भी वही प्रोसीजर है। ठीक है, सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा देख लेते हैं, ये कनेक्ट किया, इस डायरेक्शन में करंट बन जाएगा। इसमें भी सब कुछ वही है, बस यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल हो जाएंगे, पिछले वाले में इलेक्ट्रॉन्स थे एनपीएन में। ठीक है, दैट क्लियर। यहाँ पर भी वही विद स्टैंड करेगा इक्वेशन,
आई ई इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। एन ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में किस तरीके से होती है? कॉमन बेस में देखिए, जिसमें इनपुट और आउटपुट साइड में जब बेस कॉमन होगा उसे बोलते हैं हम कॉमन बेस। तो ये उसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। हमने एमीटर जो था उसे कनेक्ट कर दिया रियोस्टेट, उसको कनेक्ट किया एक बैटरी एलिमिनेटर से। अब मैं जो कलेक्टर था उसको भी सेम इसी तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा बेस और मैंने से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस एमीटर बेस, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर बेस लगा दिया। ठीक है, ये इनपुट, ठीक, ये जो VEB है ये इनपुट का आउटपुट साइड है। ठीक है, अब इसे समझिए, ये है हमारा इनपुट साइड। तो इन दोनों टर्मिनल में जो है वोल्टेज टर्मिनल मतलब E और B, तो दैट विल बी VBE। ठीक है, अगर इसका इनपुट लेना हो तो हम लिखेंगे VCB या VBC। इज दैट क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ VCB। ठीक है, हमें देखना एमीटर करंट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ड्रॉ करते हैं किस तरीके से बनता है। स्टार्टिंग में करंट नहीं होता है, जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज वैरी करते जाते हैं, है ना। आउटपुट वोल्टेज अगर मैंने कांस्टेंट रख दिया, मानिए VCB, ठीक है, तब जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, पहले ये नेगेटिव था, ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो इसको इसको हमने रिवर्स बायस किया, इसे हम बोलते हैं एक्टिव रीजन में। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको बढ़ाते गया, मतलब -20 से -10 फिर 0 किया, तो ये जो नी वोल्टेज है ऐसा जो बढ़ने वाला है, जो प्लॉट हमें दिख रहा है ये बढ़ने वाला है, धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जा रहा है। ठीक है, समझना। तो इसका प्लॉट हमने जो ड्रॉ किया था, सबसे पहले एक देख लेते हैं। ये -20 वोल्ट पर, ये -10 पर और ये 0 पर। ठीक है, तो इस तरीके जैसे जैसे हम अगर बात करें, जो मैंने ये आउटपुट साइड का वोल्टेज है VCB, तो अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा तो भी चला जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि एमीटर करंट जो है यहाँ पर, दैट विल बी, वो बढ़ना शुरू नहीं होगा अप टू सर्टेन वैल्यू तक। ठीक है, तो जो इसका नी वोल्टेज है धीरे 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 क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है, जैसे ही कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। मतलब इनपुट वोल्टेज जो है ये तो फिक्स रखना है आपको इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक के लिए। अब आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। अब यहाँ पर जो करंट मिलेगा वो कलेक्टर करंट होगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ये बनेगा हमारा ग्राफ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। NPN ट्रांजिस्टर का कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। अब इसमें एमीटर को कॉमन लेंगे, इनपुट साइड और आउटपुट। अब इनपुट मेरा क्या बनेगा, बेस, आउटपुट क्या बनेगा, कलेक्टर, कॉमन क्या रहेगा, एमीटर। बिल्कुल सिचुएशन वही लेना है, उसी तरीके से रियोस्टेट से कनेक्ट कर देना है ताकि हम उसको चेंज कर सकें। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज बदल जाएगा, VBE हो जाएगा और यहाँ पर VCE हो जाने वाला है। ठीक है, करंट हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर, इसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा चेंज है। देखिए ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो आउटपुट है उसको कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के टाइम पे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान रखेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। अब इसमें ध्यान नहीं देना है, तो इसमें चेंज। अब सबसे बड़ी बात कि इसमें कांस्टेंट रखना किसको है, तो इसमें हम कांस्टेंट रखते हैं करंट को। जैसे जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो इनपुट का करंट था जो कि बेस करंट है, उसको मैं जैसे 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 ये सारी दिख रहे हैं -100 -200 -300 माइक्रो एम्पियर में, बहुत ही कम है। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर मेरे को सैचुरेशन करंट कैसा नज़र आ रहा है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इज दैट क्लियर? NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं कॉमन बेस में। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, मैं इसे जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सबके लिए वो कैरेक्टरिस्टिक देखना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है पहला एप्लीकेशन की एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं NPN ट्रांजिस्टर के लिए हमने क्या किया। यहाँ पर ये हमारा इनपुट साइड रहने वाला है, ये हमारा आउटपुट साइड के लिए जो इनपुट है वो रहने वाला है। ये लोड के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलने वाला है। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर, तो इस तरीके से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, कलेक्टर एमीटर, ये हो गया वोल्टेज आउटपुट वाला हो गया। ठीक है, ICRL जो है आउटपुट हमारा मिलने वाला। जैसा हमने इनपुट दिया, देखे ये मुझे बढ़ करके मिला। ठीक है, गेन होकर के मिला। नेगेटिव वाला दिया तो नेगेटिव वाला भी गेन होकर के मिला। एम्पलीफायर का सिंपल सा मीनिंग ये पूरा एक वेव फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो इनपुट हमने दिया, आउटपुट हमें गेन होकर के मिला। इज दैट क्लियर?
इनपुट सेक्शन को फॉरवर्ड बायस किया, आउटपुट सेक्शन रिवर्स बायस होगा, और बायसिंग करेंगे बैटरी का। ये सारी चीज़ें देखेंगे एक बार, पूरा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन मैंने इसमें लिख दिया है, एक बार बड़े ध्यान से आप उसे पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सी एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर एमिटर करंट, बेस करंट और कलेक्टर करंट है ना, जिस डायरेक्शन में बना दिया है मैंने, दिख रहा है आपको, तो कलेक्टर करंट जो होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर है। पोटेंशियल ड्रॉप जो होने वाला है, जैसा कि अपन लोगों ने बात किया था, यहाँ पर होगा तो ICRL पोटेंशियल ड्रॉप है ना। किरचॉफ्स लॉ को यूज़ करके VCB जो है ECB माइनस ICRL होने वाला है ना, इसे हम निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने इंपॉर्टेंट रिलेशन निकाला है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फेज रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट सिग्नल। आउटपुट और इनपुट सिग्नल के बीच में फेज, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट साइनोसॉइडल सिग्नल जो था है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में है ना, अब क्या हुआ यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हुआ, कौन सा, एन टाइप एमिटर डिक्रीजेस, ठीक है। फॉरवर्ड बायस ऑफ एन टाइप जो था वो डिक्रीज हुआ सिंस एमिटर इज नेगेटिव बायस्ड। अब नेगेटिव बायस से हुआ क्या, दिस डिक्रीजेस द एमिटर करंट, उसने एमिटर करंट को कम कर दिया, एंड हेंस कलेक्टर करंट, एमिटर करंट कम होगा तो कलेक्टर करंट भी कम होगा, कलेक्टर करंट कम हुआ तो ये टोटल वैल्यू क्या होने वाली है, IC कम हो गया तो ICRL कम हो गया, तो ICRL सब्सट्रैक्ट होने वाली वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें कम हो जाएगी, और ये चीज़ें कम हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट होने वाली वैल्यू कम हो गई तो VCB क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर। नेगेटिव हाफ साइकिल में इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव होने वाली है, सब्सट्रैक्ट होने वाली वैल्यूज़ है, वो भी डिक्रीजेस नॉर्मल वैल्यू से हो जाएगी, इसलिए नेगेटिव जो है और ज़्यादा नेगेटिव हो जाने वाला है। इज दैट क्लियर। इनपुट एंड आउटपुट दोनों के फेज में रहेंगे, सेम फेज में रहेंगे। अब बात करते हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में। कॉमन बेस एम्पलीफायर के केस में सिनेरियो सिचुएशन हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, कि हमारा डायग्राम हमने इसे बना लिया, वही सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। आउटपुट हम ICRL में लेने वाले हैं, ये हमारा इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये है, सेम फेज में है इसमें भी हमारे पास, है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गेन जो है कॉमन बेस एम्पलीफायर में कैसा होगा। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन जो है उसको क्या बोलते हैं, DC करंट गेन जो है वो क्या है ना। तो करंट गेन का मतलब क्या है ना, सिंपल उसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, तो उसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट, IC अपॉन IE, और इनपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा एट कांस्टेंट कलेक्टर वोल्टेज। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये जो VCB है हमारा, ये इसको हमने कौन सा रखा, IC/I, इसी को हमने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, अल्फा DC। AC करंट में अब ये डेल्टा की जगह IC जो लिखा था उसकी जगह डेल्टा IC हो जाएगा, और डेल्टा I भी हो जाएगा। वोल्टेज गेन के लिए हमें VC चाहिए अपॉन आउटपुट टू द इनपुट, हमेशा ध्यान रखना है। तो आउटपुट टू द इनपुट हम निकाल सकते हैं, तो इसी को हम लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वोल्टेज जो हो सकता है उसे हम करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन भी लिख सकते हैं। आउटपुट AC पावर गेन क्या होता है, अब पावर आउटपुट टू पावर इनपुट, पावर आउटपुट में जो है वोल्टेज इंटू करंट आउटपुट टू द वोल्टेज इंटू करंट इनपुट, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, करंट गेन का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। अब वही सारी चीज़ें हम NPN ट्रांजिस्टर को एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर देखते हैं। तो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के केस में क्या होने वाला है, वो सारी सिचुएशन अभी अपन फटाक से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप इसे ध्यान से देखिए, करंट किस तरीके से फ्लो होने वाला है, वोल्टेज ड्रॉप इसमें जस्ट आउट ऑफ फेज, गेन तो होने वाला है लेकिन जस्ट आउट ऑफ फेज हो रहा है, देखिए ध्यान से आपने, ठीक है। इनपुट है तो आउटपुट ये मिलेगा, और सारे सिचुएशन मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। इसमें फेज रिलेशन बस ध्यान देने वाला है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देने वाले हैं हम, है ना, तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो सोचिए क्या होने वाला है ना। एग्जैक्टली, आप जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो आउटपुट जो होगा नेगेटिव होगा फॉर पॉजिटिव इनपुट ऑफ सिग्नल, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, वहाँ पर नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव भी कैसा मिल रहा है, गेन होकर मिल रहा है।
तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिलेगा। और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जस्ट कॉन्सिक्वेंटली सेम होता है। तो मतलब इसमें जो आउट ऑफ फेस मिलता है हमारा, ठीक है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर को कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की तरह अगर हम देखें तो एनपीएन को देखा था हमने, पीएनपी को अब देखते हैं। तो पीएनपी का भी डायग्राम हम बना लेते हैं। तो कॉमन सा वोल्टेज का जो ड्रॉप है आईसीआरएल के अक्रॉस आईसी का, इसमें भी हमने क्या देखा, वही सारी सिचुएशन। जैसे मैंने पॉजिटिव दिया यहाँ पर सिग्नल, वहाँ पर मेरे को नेगेटिव मिला। जब मैंने नेगेटिव दिया यहाँ पर पॉजिटिव, लेकिन गेन होकर के मिला। सिचुएशन वही रहेगी जैसा मैंने पिछले में देखा था। किरचॉफ रूल की हेल्प से हम उसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, फेज का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे फिर से नेगेटिव इनपुट मिलना है और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट मिलना है, ठीक है। अब इसमें भी गेन के बारे में बात करते हैं। अब इसमें भी एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है या करंट गेन है। अब आउटपुट तो हमें किस में मिलना है, कलेक्टर में मिलना है, लेकिन अब हमारे लिए कॉमन एमीटर था तो इनपुट कौन सा हो गया, बेस हो गया। तो बस ध्यान रखना है कि आउटपुट टू द इनपुट IC अपॉन IB, ठीक है। अब ये क्या है, कॉमन एमीटर के बारे में बात करें तो कलेक्टर एमीटर जहाँ पर हम निकालने वाले हैं, तो आउटपुट टू इनपुट VCE हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेंट रहेगा। AC करंट गेन में डेल्टा हो जाएगा, AC वोल्टेज गेन में आप समझते हैं डेल्टा V आउटपुट टू द इनपुट। अब आउटपुट क्या है, VCE है, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं करंट का गेन इनटू रेजिस्टेंस का गेन। तो वहाँ पर हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे पिछले वाले में, अगर आपने ध्यान देखा होगा तो कॉमन बेस वाले में। तो कॉमन एमीटर वाले में क्या करेंगे, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर। AC पावर गेन के लिए पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट, तो इसको भी हम लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन के बराबर। ट्रांसकंडक्टेंस आप सभी को मालूम होता है। ट्रांसकंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट, जो कि आउटपुट है, टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द इनपुट वोल्टेज। अब ध्यान इसमें देने लायक बात यह है कि आउटपुट जो है वो करंट था और इनपुट जो है हमारा वोल्टेज होगा। इज दैट क्लियर। तो I/V जो है दैट इज इनवर्स ऑफ द R, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। तो इसमें हमने लिखा डेल्टा IC अपॉन डेल्टा VB, जब VCE कांस्टेंट है तब, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन क्या है कि हमने देखा एमीटर करंट जो होता है बेस प्लस कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। अगर मैं उसको IC से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, तो क्या बचेगा, IE अपॉन IC इज इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अल्फा जो होता है IC बाई IE होता है और बीटा जो होता है IC अपॉन IB होता है, ठीक है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 आ जाने वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, या अल्फा के टर्म्स में लिखना चाहें तो बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब रही बात NPN ट्रांजिस्टर का एज अ स्विच, ये दूसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच देखना। ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच देखना में बहुत सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पर हमने NPN ट्रांजिस्टर लगाया है, ये बेस रेजिस्टेंस है, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है, ये इनपुट है। स्विच में हम यहाँ पर वही पुरानी सिचुएशन बात करेंगे, एज अ स्विच बिहेव करना चाहिए। स्विच का मतलब सिर्फ ऑन या ऑफ, ठीक है। तो जो इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिल जाना चाहिए। तो एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ ये जो है ICRC, वहाँ पर RL लिख रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लोड रेजिस्टेंस आपकी मर्जी हो, RL भी लिख सकते हो, मैं RC से लिख रहा हूँ। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RC, ठीक है। अब किरचॉफ रूल को यूज़ करते हैं। तो ये VBB क्या है एक्चुअली, ध्यान से देखिए। VBB वो वाला वोल्टेज है जो हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। VBE क्या है, VBE इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, प्लस IBRB इसके अक्रॉस होने वाला ठीक है। अब इसी को ये इनपुट लिखना है हमें। अब यहाँ से आउटपुट क्या मिलेगा, कलेक्टर और एमीटर के अक्रॉस, तो VCC माइनस ICRL, ठीक है। तो V इनपुट क्या मिला हमें, VBB प्लस IBRB, V आउटपुट क्या मिला, VCC माइनस ICRC, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ मिलेगा जब इनपुट के हिसाब से आउटपुट डिसाइड करेंगे हम, है ना। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर क्या है, ये ट्यून्ड ऑसिलेटर, इसको हम NPN ट्यून्ड ऑसिलेटर देखते हैं जरा। तो ट्यूनिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि फीडबैक प्रोवाइड करना, कि कोई भी एम्पलीफायर जब वर्क कर रहा है, ठीक है, इनपुट देखेगा उसके हिसाब से आउटपुट देखेगा, उसके हिसाब से इनपुट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने एक एलसी ऑसिलेटर लगाया है। अब इसके साथ यहाँ पर एक दूसरा इंडक्टर लगाया है ताकि उसको पैरेलली म्यूचुअली इसको इंडक्टेंस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर जो एल डैश है, जैसे ही की को ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन होना शुरू होगा। जैसे ही हमारा आउटपुट चेंज होना शुरू होगा, इसको इंड्यूस करेगा और इसकी वजह से जो आउटपुट है उसको हमेशा कॉन्स्टेंट बना के रख सकता है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आउटपुट आरएफ सिग्नल जो मिलेगा मेंटेन्ड मिलेगा। इज दैट क्लियर? ट्रांजिस्टर इज एन ऑसिलेटर। अब पिछले वाले में एनपीएन दिखा था, इसमें हम पीएनपी देखते हैं। तो पीएनपी का डायग्राम भी कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये इंडक्टेंस के लिए हमने कॉइल ले लिया। सैचुरेशन करंट, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा करंट आउटपुट जो हमारा मेंटेन रहे, तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आउटपुट का लेवल है वो मेंटेन रहे, उसमें डैम्पिंग ना हो, इसलिए। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। समझ में आए? अनडैम्प्ड, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसमें आरसी होता है, पूरा सिचुएशन सेम है, और हम चाहते हैं डैम्पिंग ना हो, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बताइए, सोचिए। सिचुएशन उसमें क्या क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अब इसे पॉज करिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधे ऑसिलेशन पर। फ्रीक्वेंसी बताइए मुझे कितनी होती है। क्या ये फ्रीक्वेंसी आपको बिल्कुल एलसी ऑसिलेशन जैसा दिख रहा है? ये एलसी ऑसिलेशन जो हमने एसी में पढ़ा था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इज दैट क्लियर? तभी तो हमें मैक्सिमम वहाँ से मिलने वाला है। डन। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं डैम्पिंग हो, उसको मेंटेन रखना होगा। तो ये क्या होता है, ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का सिचुएशन क्या होता है कि इनपुट जो हम दे रहे थे उसके हिसाब से हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली जो आउटपुट है हमारा डिजायर्ड नहीं मिल रहा था, तो आउटपुट ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन इनपुट, और उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन्ड रह जाने वाली है। इज दैट क्लियर? थैंक यू बेटा। तो आगे के वीडियो में एक और छोटा सा अपना पार्ट बच जाता है, उसको हम देखेंगे सेमीकंडक्टर के अगले पार्ट में। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।